नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आज हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 13 जनवरी 2020 के एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब 6 महीने के भीतर सभी मुख्यमंत्रियों को बाजार भाव से बकाया किराया जमा करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो सरकार को ही वसूली की कार्रवाई करनी होगी। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 3 मई 2019 को फैसला दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 6 महीने के भीतर सभी को बाजार भाव से बंगलों का किराया समेत अन्य जो सुविधाएं हैं उनका पैसा जमा करना होगा। कोर्ट के इस आदेश से बचने के लिए राज्य सरकार 13 जनवरी 2020 को पूर्व सीएम बकाया एक्ट लेकर आ गई, जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और अब हाई कोर्ट ने इस एक्ट को भी असंवैधानिक करार दिया है, जिससे सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। के सामने आर्गुमेंट रखा था कि जजमेंट ऑलरेडी पास किया जा चुका है, जिसमें मार्केट रेंट पेमेंट के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब एक लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज करके एक एक्ट बना के उस जजमेंट को ओवर रूल किया जा रहा है। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ओवर रूलिंग, विच इज़ नॉट अलाउड एंड इन वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरा कि हमने और एक एलिगेशन ये था हमारा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हमने कोर्ट के सामने ये प्लीड किया था कि आफ्टर डिमिटिंग ऑफिस एनी मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, दे आर एट पार विद कॉमन पर्सन। उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए अगर वो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो कोर्ट ने उस आर्गूमेंट को भी माना है। और आर्टिकल 14 के वायलेशन की वजह से, सेपरेशन ऑफ पावर्स के वायलेशन की वजह से एक्ट को कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है। तो एज एन इफेक्ट जो पुराना जजमेंट था जिसकी वजह से ये एक्ट आया था, दैट विल बी नाउ एग्जीक्यूटेड। और उसके हिसाब से मार्केट रेंट सभी रिस्पोंडेंट्स को देना पड़ेगा। और उसके हिसाब से ही हमने एक 15 करोड़ के लगभग कैलकुलेशन हमने कोर्ट के सामने रखी थी कि अपार्ट फ्रॉम मार्केट रेंट इतना पैसा खर्च किया गया है। कोर्ट ने उसमें उस कैलकुलेशन को दोबारा से स्टेट के ऊपर छोड़ दिया था कि इसको रिकैलकुलेट करें और अगर यही सही है तो रिकवर करें, अदरवाइज़ जो भी है वो भी रिकवर करें। तो उसके लिए टाइम लिमिटेशन 6 महीने थी। तो नाउ दैट विल स्टार्ट एंड आई थिंक ऑल द मनी ऑफ द स्टेट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। तो सरकार के एक्ट को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। बाजार भाव से अब भुगतान करना होगा। 23 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बंगले समेत जो अन्य भी खर्चे होते हैं, पेट्रोल, मोबाइल बिल और बाकी जो तमाम खर्चे होते हैं, अब बाजार के हिसाब से ही उन्हें जो भुगतान है वो करना होगा। बाजार भाव से भुगतान के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक बड़ा झटका लगा है। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर दिए गए फैसले पर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और सीएम ऑफिस एक संस्था, इसलिए ये किसी व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता। माननीय न्यायालय का आदेश है तो उसका निश्चित रूप से उसका परीक्षण होगा और जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन इसको किसी पार्टी के चश्मे से देखने का विषय नहीं है ये। तो सुना आपने यहाँ पर, इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से ना देखें, ऐसा कहना है मुख्य प्रवक्ता को। और साथ ही आपको बता दें कि जो पूर्व सीएम के बकाया राशि हैं उन्हें अब बाजार भाव के हिसाब से ही देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है, जो याचिका लगाई गई थी, जो एक्ट के अनुसार जो लगाया गया था याचिका, उस पर इसे असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट ने फैसले को 23 मार्च को ही सुरक्षित रख लिया था और अब साफ कर दिया है कि बाजार भाव के हिसाब से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को भुगतान करना पड़ेगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब इसके चलते मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और सीएम ऑफिस एक संस्था है, इसलिए किसी व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यह भी कहा जा रहा है।
और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट और साथ ही दीपांकर भट्ट संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपके पास आते हैं वीरेंद्र, जिस तरीके से एक आस थी कि हो सकता है कि जो फैसला आएगा वो शायद पूर्व मुख्यमंत्रियों के हित में, उनके पक्ष में आएगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। एक बड़ा झटका इसको कहेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से राज्य सरकार एक्ट लेके आई थी और उस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो एक्ट में साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो राज्य सरकार है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने हिसाब से पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो देना चाहती है। लेकिन उस एक्ट को भी रूरल जो संस्था है उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी और साफ तौर पर यह कहा कि जो राज्य सरकार का एक्ट है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो राज्य सरकार जब सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने ये दलील रखती रही कि जो एक्ट है उनका वो संवैधानिक है, क्योंकि सरकार को के पास ये पावर है कि वो जो एक्ट लाई है वो अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर यूपी के दौर की बात करी जाए तो 1981 में लगभग एक राज्य सरकार एक्ट लेके आई थी। उस दौरान उस एक्ट में ये कहा गया था जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको जो सुविधाएं होंगी वो उनके रिटायरमेंट यदि पद छोड़ने के तुरंत बाद तक दी जा सकती हैं। उसका जो टाइम रखा था 15 दिनों से 1 महीने तक का रखा था। लेकिन 1997 में यूपी सरकार ने उस एक्ट में बदलाव कर दिए थे और ये कहा था कि इनको ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। बावजूद इसके 2016 में सुप्रीम कोर्ट ये साफ तौर पर ये कह चुका था कि जो एक्ट है या जो पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो सुविधाएं हैं उनको पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार पहले 5 जून को एक एक्ट अध्यादेश लेके आती है। उस अध्यादेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो बकाया है उसको कम करने की बात करती है। लेकिन जिसके बाद जब उस जो अध्यादेश है जो राज्यपाल की जिसको मंजूरी मिली थी उस अध्यादेश की जब समय अवधि खत्म होने को थी तो राज्य सरकार एक्ट लेके आई थी। तो आज कुल मिला के उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको जो सुविधाओं का पैसा है, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो वाहन का हो, या तमाम जो सुविधाएं उन्होंने दी है उसका पैसा देना होगा। अगर वो 6 महीने के भीतर ये पैसा नहीं देते हैं तो उन पर राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए। और साथ ही देहरादून से संवाददाता दीपांकर भी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, और थोड़ा विस्तार से हम समझना चाहेंगे, रूरल एक्ट जो लगाया गया था जिसके तहत ये कहा गया था कि छूट मिलनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपको भाई बाजार भाव के हिसाब से पूरा भुगतान करना होगा। तकरीबन कितनी वो राशि होगी जो भुगतान करनी पड़ेगी अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को? बिल्कुल, ये मामला साल 2010 का है। लगभग 10 साल हो चुके हैं और इसमें तमाम मुख्यमंत्री शामिल हैं और लगभग 18 से 20 करोड़ की ये पूरी अमाउंट है। सबसे खास बात यह है जो राजनीति जिस बात को लेकर अब हो रही है, तो बीजेपी की ये कोशिश थी, क्योंकि ज्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसमें चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे भुवन चंद्र खंडूरी हो, चाहे विजय बहुगुणा जो कभी कांग्रेस के वक्त में सीएम, कांग्रेस की पार्टी रहते हुए सीएम थे लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। नारायण दत्त तिवारी जो कांग्रेस के सीएम रहे 5 साल 2002 से लेकर 7 तक, वो उनका निधन हो चुका है। बचे हरीश रावत, तो हरीश रावत ने इस तरह की सुविधाएं डायरेक्टली ली नहीं। तो अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए सेटबैक इसलिए बड़ा है क्योंकि ज्यादातर मुख्यमंत्री उसके फेवर वाले हैं, उसके पक्ष के हैं। इसीलिए जो मुन्ना सिंह चौहान का बयान है, उनका यह कहना है कि इसको किसी पार्टी का पद नहीं माना जाना चाहिए। ये एक संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक पद है और पूर्व मुख्यमंत्री एक सम्मानित पद होता है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि जो भी 18-20 करोड़ रुपए है, और ये जो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, जिनमें एक इस वक्त गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, किसी की हालत ऐसी नहीं है कि कोई दिवालिया हो गया हो, किसी के पास पैसा देने के लिए ना हो, सब लोग चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। तो जब व्यवस्थाएं आपके पास पूरी हैं तो आपको किराया देने में दिक्कत क्या है? तो कांग्रेस का अब ये मांग है कि बिना नानुकुर के किराया भरे सभी मुख्यमंत्री। और जो बात आपकी है वो सही है कि कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक बीजेपी सरकार के लिए, वो चाहती थी कि सरकारी जो ढर्रे पे वही किराया वसूल किया जाए, बाजार भाव पे किराया ना वसूला जाए। लेकिन अब बाजार भाव पे किराए की वसूली होगी और हाईकोर्ट का एक बड़ा झटका यहां पर सरकार को। बिल्कुल सही है ये। यदि आप सक्षम हैं तो आप बिल्कुल भुगतान करिए, जो सही चीजें हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए और इस विश्लेषण के लिए भी। और
देखिए दीपांकर, आपसे ही सवाल है मेरा। जिस तरीके से प्रत्येक मुख्यमंत्री के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर तकरीबन करोड़ों का भुगतान बकाया है, ये पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। अब देहरादून की यदि पूरी बात की जाए तो यहाँ पर हरीश रावत, जैसा कि वो कांग्रेस से आते थे, अब सिर्फ वही बस ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर कोई खर्चा ज्यादा है नहीं। तो ये पूरी तरीके से हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं क्या कि पूरी राजनीति से प्रेरित है, या एक जो बड़ा अमाउंट है उससे छुटकारा मिलने की पूरी कोशिश है? कहीं ना कहीं जब जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती है उसकी कोशिश इस बात की जरूर रहती है कि अपने नेताओं को बचाया जाए, किसी तरीके से उनको राहत दी जाए। तो वही कोशिश यहाँ पर जरूर बीजेपी की तरफ से थी कि अपने मुख्यमंत्रियों को थोड़ी राहत दी जाए, और जो बाजार भाव पे किराया वसूलने की बात हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, उसको लेकर अध्यादेश लाया गया, फिर एक्ट बनाया गया। तो अब जो बात सामने है वो ये है कि कांग्रेस के 2 सीएम बचे। नारायण दत्त तिवारी, उनका देहांत हो चुका है। हरीश रावत जो 2017 में इलेक्शन हुआ उत्तराखंड में, उससे पहले वो सत्ता में रहे लगभग 2 से 2.5 साल। उसके बाद जब वो पूर्व हो चुके हैं तो उसका उन्होंने इस तरीके से कोई ज्यादा सुविधाएं ली नहीं है। तो जो ज्यादातर मुख्यमंत्री है वो इस पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं और इस समय सत्ता में हैं, चाहे वो संवैधानिक पद राज्यपाल का हो, चाहे केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री हो, चाहे भुवनचंद खंडूरी हो जो देहरादून में इस वक्त रहते हैं। तो अब बड़ी बात यही है कि बीजेपी के लिए झटका इस बात का है कि आपने एक बचाने की कोशिश जरूर की थी, राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन झटका है सरकार के लिए। बिल्कुल। वीरेंद्र, आपके पास आते हैं। यदि एक ट्रिक काम कर जाती देहरादून में, यदि ये हो जाता तो इसमें कोई दोरा या कोई आशंका नहीं है कि फिर अन्य राज्यों में भी ये ट्रिक नहीं आजमाई जाती, और फिर इसके बाद तो फिर राज्यों में ये एक तरीके से खेल होने लगता कि भाई हमारा भी आपको माफ करना चाहिए, कि हम भी अब बाजार भाव से जो भी बकाया है वो नहीं देंगे। वीरेंद्र, देखिए, अगर देखा जाए तो यूपी और बिहार में इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको सुविधा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो राज्य में करीब जो याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी तो 16 करोड़ के आसपास जो बकाया भुगतान है वो देना है इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को। लेकिन सुनवाई जब हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया था, उस दौरान जो तमाम जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो बहुगुणा थे या निसंग थे, वो कोर्ट में आके ये कहने लग गए थे कि हम इस पैसे को जमा नहीं करेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। हालांकि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको भी नोटिस जारी किया था, लेकिन कई मुख्यमंत्रियों ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान एक भी जवाब अपना फाइल नहीं किया। लेकिन अब जो हाई कोर्ट है उसने अपना आदेश दिया, तो ये कह सकते हैं कि जो 16 करोड़ के आसपास बकाया है वो देना अब इन मुख्यमंत्रियों को पड़ेगा। और एक रास्ता कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चलिए, बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र और दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड का एक और लाल देश के लिए शहीद हो गया। रुद्रप्रयाग जिले के मक्कू गांव के आशीष सिंह जम्मू में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद आशीष सिंह 8वीं वाहिनी गढ़वाल राइफल में लांस नायक थे और शहीद के पिता विक्रम सिंह नेगी भी सेना से रिटायर्ड हैं। शहीद अपने पीछे 5 साल के बेटे, पत्नी, माता पिता व भाई को छोड़ गए हैं। सेना ने शहीद के घर में इसकी सूचना दे दी है, जिसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। बहुत ही दुख भरी खबर हमारे रुद्रप्रयाग जिले और उत्तराखंड के लिए है। हमारे मक्कू ग्राम सभा के वार्ड जुड़ना तोप के हमारे आशीष सिंह नेगी जम्मू में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। आशीष ईर्त गढ़वाल के सैनिक थे। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, यहाँ रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। नहर में गिरने से रेलवे के इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। काठ गोदाम में नहर किनारे बैठा था रेलवे कर्मी। डीएम कैंप ऑफिस के पास से लाश मिली है। सुमंत लाल मीणा है मृतक कर्मचारी का नाम, जो कि नहर में लाश मिली है। हल्द्वानी से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, काठ गोदाम में नहर किनारे बैठा हुआ था। डीएम कैंप ऑफिस के पास शव बरामद किया गया है। तो सुमंत लाल मीणा नाम बताया जा रहा है। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां रेलवे कर्मचारी की मौत हुई। नहर में डूबने से मौत हुई है। नहर में गिरने से रेलवे कर्मचारी की मौत के बाद अब ये जांच का विषय भी है कि आखिरकार ऐसा क्या था, या गलती से गिर गया था या वह खुद ब खुद कूदा था। रुड़की से खबर है, यहां सिविल अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई है।
2 दिन पहले खांसी और बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और फिलहाल रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर रुड़की से, जहां कोरोना संदिग्ध की मौत हुई। खांसी बुखार की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं रुड़की में मंगलौर कस्बा चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी के पॉजिटिव निकलने के बाद प्रशासन हरकत में है। अब बॉर्डर कंटेनमेंट जोन के साथ ही कोरोना ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का टेस्ट कराया जा रहा है। एसपी देहात ने कहा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अभी उनका टेस्ट किया जा रहा है और अभी तक 17 पुलिसकर्मियों का टेस्ट किया जा चुका है और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही जिसने भी कोई लक्षण मिलते हैं तो उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा, ताकि इस महामारी में काम करने वाले सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स सुरक्षित रह सकें। इसमें जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन सबका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराया जा रहा है। ये प्रक्रिया पूर्व से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रारंभ कर दी गई थी, जिसमें नारसन बॉर्डर पर तैनात 17 पुलिसकर्मियों का रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पूर्व में कराया जा चुका है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। श्रीनगर गढ़वाल के पास चौरास क्षेत्र में आज लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि इलाके में भारी मालवाहक ट्रक नियमों के खिलाफ आवाजाही कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ पेयजल लाइनें टूट रही हैं, साथ ही साथ सड़कों की हालत भी खराब हो रही है, जिससे नाराज लोगों ने चौरास में प्रदर्शन किया और महिलाओं ने बर्तन बजाकर अपना विरोध जताया। लोगों का कहना है कि अवैध खनन से कारोबारी उन्हें धमका भी रहे हैं। जिस रोड पे ये जा रहे हैं, ये भारी वाहनों के लिए रोड स्वीकृत नहीं है। इस पर सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ये रोड स्वीकृत है। 500 से 700 वाहन गुजरते हैं एक दिन में, तो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं लोगों की छीनने वाली है और वही मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की छीन रही है, उन्हीं के हक की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। एक तो धूल मिट्टी की बहुत प्रॉब्लम है और दूसरा ये बड़े बड़े वाहन चलते हैं और जो हमारी पाइपलाइनों को डेली तोड़ के जा रहे हैं आजकल, और हमें डेली पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि हम हैंडपंप से पानी भर रहे हैं, और जबकि कोरोना भी चल रहा है उसे इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है कि भीड़ में हम लोग पानी भर रहे हैं। 25 टन के 20 टन के लोड के लिए तो वो फिजिबल नहीं है और उसकी डैमेज होनी है, उसकी कैरेजवे जो है डैमेज होगा। 16 टन के जैसे जाती थी गाड़ियाँ वैसी है 16 टन के, इससे अगर ज़्यादा वजन जाता है उसमें तो वो निश्चित डैमेज होना है और हो भी रहा है। हल्द्वानी में एनएसयूआई से जुड़े छात्र कॉलेजों में परीक्षाएं कराने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि कोरोना के खतरे के बीच परीक्षाएं ना कराई जाएं और स्टूडेंट्स को सीधे दूसरी कक्षा में प्रमोट किया जाए। साथ ही छात्र संगठन की मांग है कि कॉलेजों में एक सेमेस्टर की फीस माफ हो। हालांकि पूरे मामले में उच्च शिक्षा निदेशालय विश्वविद्यालयों और शासन के पल्ले में गेंद डालकर पल्ला झाड़ रहा है। हम यहाँ पर आज अपनी जो हमारी जो मांगे हैं, सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करनी, बिना परीक्षाएं कराए अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग है। और जो दूसरी हमारी मांग है वो एक सेमेस्टर की फ़ीस, सभी कॉलेजों में एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ करने की जो मांग है। कोरोना महामारी के चलते सभी अभिभावकों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है, जिससे उनकी अभी ये स्थिति नहीं है कि वो एक सेमेस्टर की फ़ीस जमा कर सके। एग्ज़ाम करवाना या ना करवाना ये विश्वविद्यालय के स्तर से ही इसका हो पाएगा। हम लोग तो केवल छात्रों को पढ़ाना और उनका जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी जाती हैं सिलेबस के संदर्भ में, उसको पूरा करना ये महाविद्यालयों का काम है। गढ़वा रीजन के डिप्टी कमिश्नर बीएल राणा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने कोविड-19 पोर्टल और जिले के कोविड-19 से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और साथ ही उन्होंने जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिले में कोविड-19 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 23 है, जिनमें से 18 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि अभी वह प्रशासन की निगरानी क्वारंटाइन में हैं। जंगलों को गर्मियों में झुलसा देने वाला पिरूल अब उत्तरकाशी में रोजगार का बड़ा जरिया बनने जा रहा है। वन विभाग ने पिरूल इकट्ठा करने की इजाजत दे दी है और अब पिरूल से बिजली बनाकर ग्रिड से जोड़ी जाएगी। गर्मियों के सीजन में पहाड़ के जंगल आग में धधकते रहते हैं और इस आग की सबसे बड़ी वजह है पिरूल। चीड़ की ये कांटेदार पत्तियां गिरकर सूख जाती हैं और आग में घी का काम करती हैं। पिरूल की वजह से न सिर्फ आग लगने का खतरा बढ़ता है, साथ ही उस जगह पर अन्य जंगली वनस्पतियां भी खत्म हो जाती हैं। मगर अब यही पिरूल रोजगार का बड़ा साधन बनने जा रहा है।
पिरूल से बायोमास के जरिए बिजली उत्पादन की पूरी तैयारी हो चुकी है और जंगलों से पिरूल उठाने के लिए ग्रामीणों को मंजूरी भी मिल गई है। पिरूल से बिजली बनाकर उसे ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जो रोजगार तो बढ़ेगा, साथ ही साथ अपशिष्ट से बनने वाला कोयला स्थानीय लोगों के लिए ईंधन का भी काम करेगा। पिरूल खरीदेंगे और जितना ये खरीदेंगे उस पे एट द रेट ऑफ ₹1 प्रति किलो के हिसाब से हम उन्हें पैसा देंगे, रोजगार बढ़ेगा और एट द सेम टाइम जो जंगल की आग है वो काफी कम होगी इस इनिशिएटिव से। वन विभाग ग्रामीणों से ₹1 प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदेगा और ग्रामीण कितने भी किलो पिरूल वन विभाग को बेच सकेंगे। अब इससे स्थानीय लोगों की जेब में पैसा तो आएगा, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं वहाँ पर उनको एक रोजगार का भी अवसर मिलेगा और दूसरा वहीं पर हमारी जो बिजली की आपूर्ति, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। खुशी है कि जंगल बचाने के लिए, जंगल को खासकर आग से बचाने के लिए यदि हम पिरूल को इकट्ठा करके उससे बिजली बना सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और इससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे जो है हमारे कोई न कोई जो गांव की जो बहनें और नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा। लंबे समय से पिरूल से बिजली बनाने की योजनाएं बन रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्दी उत्तरकाशी में योजना परवान चढ़ेगी और पहाड़ में लोगों को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही साथ जंगलों की संजीवनी बूटियां भी बच सकेंगी। मुकेश जगमोहन, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।